आपके समक्ष मेरे कहानी संग्रह और लड़की जीत गई से एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है शाइनी की अम्मा। शहर के व्यस्ततम तुलाराम चौराहे पर जाम लग गया था। एक पागल स्त्री चौराहे के बीचों बीच आ गई थी। उसने गले में एक स्कूली बस्ता और वाटर बॉटल टांग रखी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त और बाल खुले थे। वह हाथ उठाकर चिल्ला चिल्लाकर सबसे पूछ रही थी, अरे मेरी शाइनी को किसी ने देखा है? पता नहीं कहाँ निकल गई। उसके स्कूल की घंटी बजने वाली है। उसे स्कूल को देर हो जाएगी। अरे सब खड़े क्यों हो, कुछ तो बोलो। चौराहे पर चारों ओर का ट्रैफिक रुक गया था। वहाँ तैनात ट्रैफिक सिपाही उसके पास पहुँचा और बोला, तुम्हारी शाइनी तो सुबह ही स्कूल चली गई थी, तुम उसका बस्ता स्कूल में दे आओ। उसके चेहरे पे विक्षिप्त सी हंसी उभरी। वह तेजी से गले में बस्ता टांगे हुए एक ओर को चली गई। ट्रैफिक फिर चलने लगा। मैं भी अपने स्कूटर पर ट्रैफिक में फंसा था। सारा नज़ारा देखकर उस विक्षिप्त महिला के बारे में मेरी उत्सुकता बढ़ गई। चलते चलते मैंने उस सिपाही का नाम पूछा और फिर कभी उससे मिलने की बात कहकर आगे निकल गया। बाद में उस ट्रैफिक सिपाही से मैं मिला। उसने मुझे बताया कि सब लोग उसे शाइनी की अम्मा के नाम से जानते थे। उससे मिली जानकारी के अनुसार आपको बताता हूँ कि वह कौन थी। सीमा पार के किसी गांव से वह अकेली हिंदुस्तान आई थी। उस समय उसकी कोख में नन्ही सी जान पल रही थी। वह रूपवती थी। शायद इसीलिए कोई भंवरा उसका रस पीकर उड़ गया था। नए इलाके में बदहवासी में 2-4 दिन काटने के बाद उसके पास के पैसे ख़त्म होने लगे। उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। अपनी माँ को भी हमेशा उसने मजदूरी करते ही देखा था। उसने अपने पिता को तो नहीं देखा था। वे उसके जन्म के पहले ही परलोक सिधार गए थे। माँ के गुजर जाने पर भटकती हुई वह यहाँ पहुँच गई थी। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। उसका शरीर ही उसकी पहचान था। यहाँ आकर वह स्वावलंबी हो गई। उसकी ज़रूरतें पूरी होने लगीं। समय पूरा होने पर उसने एक बच्ची को जन्म दिया। रंग रूप में वह उससे भी बढ़कर थी। उसने बेटी का नाम शाइनी रखा। वह अब शाइनी की अम्मा के नाम से पुकारी जाने लगी। अपनी दुधमुही बच्ची को साथ लिए वह यहाँ वहाँ मजदूरी करने लगी। माँ जब मजदूरी करती तो नन्ही बेटी को साए में लिटा देती। शाइनी अकेली पड़ी पड़ी किलकारियाँ भरती और मक्खियों से संघर्ष करती रहती। बीच बीच में माँ आकर उसे दुलार कर चली जाती थी। शाइनी की अम्मा मेहनती और देखने में अच्छी थी। बनती इमारतों में उसे आसानी से काम मिल जाता था। राजमिस्त्री भी उसे अपने साथ काम पर रखने के इच्छुक रहते थे। इसकी वजह साफ थी। वह हंसमुख थी और मिस्त्री को ईंटें पकड़ाते समय उसकी टटोलती आँखों को वह अनदेखा कर देती थी। वक्त ने उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया था। अधबनी इमारतों में उसे रात का ठिकाना मिल जाता था। शाइनी भी अपनी थकी हुई माँ की छाती से लिपट कर सो जाती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। शाइनी को कई बार स्थायी पिता मिलने के अवसर भी आए, लेकिन उसकी माँ ने बंद कर रहना ठीक नहीं समझा। माँ बेटी की ज़रूरतें मजदूरी से पूरी हो जाती थी। शाइनी 4 बरस की हो गई। उसकी माँ अब तक दर्जनों इमारतों को अपने पसीने से सींच चुकी थी। इमारतें कोठियाँ बनकर आबाद हो गई थीं। शाइनी की माँ को भी अब अपने ठिकाने की चिंता होने लगी। उसने पास के स्कूल में शाइनी का दाखिला करा दिया। स्कूल में उसे दिन के खाने के साथ शिक्षा भी मिलने लगी। हर सुबह माँ उसे स्कूल छोड़ने जाती। दोपहर में उछलती कूदती शाइनी खुद ही माँ के ठिए पर वापस आ जाती। जिंदगी चल रही थी। एक दिन शाइनी को स्कूल छोड़कर लौटते समय माँ का सामना स्कूल के बड़े मास्टर जी से हो गया। उनकी सवालिया निगाहें ताड़कर वह जल्दी से बोली, मैं शाइनी की अम्मा हूँ, उसे छोड़ने आई थी। यह सुनकर बड़े मास्टर जी के होंठ कानों तक खिंच गए। वे पान चुभलाते हुए बोले,
मैं तो देखते ही समझ गया था कि इतनी सुंदर बच्ची की अम्मा तुम ही हो सकती हो। उनकी नज़रें भी उसे टटोल रही थीं। शाइनी की अम्मा को उनमें ठिये के मिस्त्री का चेहरा दिखने लगा। वह भी ओंठों में तंबाकू दबाए उसे ऐसी ही गंदी नज़रों से देखता था। मास्टर जी विस्तार से चर्चा के मूड में थे, किंतु शाइनी की अम्मा रुकी नहीं। उसे अपनी तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन शाइनी के लिए उसका मन अब डरने लगा था। गरीब की खूबसूरती किसी मुसीबत से कम नहीं होती। ठिये पर वापस आते आते उसने मन बना लिया कि जल्दी ही शाइनी को बहनजी वाले स्कूल में डाल देगी। शाइनी की अम्मा को ठिये पे आता देख मिस्त्री साहब खिल गए। इसके पहले कि मुकद्दम उसे किसी और काम पर लगाता, वे खीसे निपोर कर बोले, जल्दी आओ और ईंटें ऊपर पकड़ाओ। देर करोगी तो मुकद्दम अभी गिट्टी तोड़ने में लगा देगा। उसने मन ही मन उस तंबाकूबाज मिस्त्री को गाली दी जो इधर उधर थूकता रहता था। फिर वह बदन पर साड़ी कस कर चुपचाप काम में जुट गई। मिस्त्री लगातार उससे कुछ बोल रहा था, किंतु उसका सारा ध्यान शाइनी की तरफ लगा था। मिस्त्री की तेज़ आवाज़ जब उसके कानों में पड़ी तो उसका ध्यान टूटा। वह बड़बड़ा रहा था, अरे महारानी, ईंटों का तो ढेर लग गया है, अब जरा एक तसला मसाला भी ऊपर पकड़ा दे। मिस्त्री साहब को इस मौके का हमेशा इंतज़ार रहता था, क्योंकि मसाले का तसला थामते वक्त वे उसकी उंगलियां छूने का मौका पा जाते थे। वक्त के साथ शाइनी की माँ के ठिये और काम चलाऊ आसरे बदलते गए। वह भी वक्त के साथ पकती गई। शाइनी का मन पढ़ाई में बहुत लगता था। उसकी बहन जी हमेशा उसकी तारीफ़ करती थी। शाइनी की अम्मा को बहुत अच्छा लगता था। वह सपनों में खोकर सोचने लगती कि शाइनी भी पढ़ लिख कर एक दिन किसी स्कूल में मास्टराइन बनेगी। शाइनी ने 5वीं क्लास में पहला स्थान प्राप्त किया। बहन जी ने उसकी अम्मा से कहा कि इसे शहर के किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दो, वहाँ इसे वजीफ़ा मिल जाएगा, इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। शाइनी के लिए उसकी माँ कुछ भी करने को तैयार थी। उसने मुकद्दम से कहा कि वह उसे शहर के किसी ठिये पे काम दिला दे। वह कुटिलता से हंसकर बोला, काम भी मिल जाएगा और रहने का ठिकाना भी, लेकिन हमारा ख्याल कौन रखेगा? शाइनी की अम्मा उसकी रग रग पहचानती थी। अपनी बेटी के लिए वह कुछ भी कर सकती थी, लिहाजा उसे मुकद्दम का ख्याल रखना पड़ा। खैर, इसके बाद मुकद्दम ने शहर में बन रही एक इमारत में उसे काम दिला दिया। इमारत के कंपाउंड में ईंटों की कच्ची दीवारें बनाकर ऊपर से पॉलीथीन शीट डालकर छत बना दी गई थी और इससे मज़दूरों के लिए छोटी छोटी कोठरियाँ बन गई थीं। इनमें से एक शाइनी की अम्मा को भी मिल गई। अपनी मासूम बेटी और थोड़े से सामान के साथ वह इसमें रहने लगी। स्कूल वाली बहन जी ने उसे जिस स्कूल का पता दिया था वह वहाँ जाकर मिली। स्कूल वालों ने शाइनी का टेस्ट लिया। उसके नंबर देखकर सब चकित रह गए। शाइनी मेधावी थी। स्कूल की ओर से उसे निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म और वजीफ़ा मंजूर कर दिया गया। उसका एडमिशन 6वीं कक्षा में हो गया। शाइनी की अम्मा खुशी से फूली नहीं समाई। वह दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करती और शाम को खाना बनाकर अपने हाथ से शाइनी को खिलाती। शाइनी भी उस छोटी सी कोठरी में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। रात में आसपास के मज़दूर जब शराब पीकर हल्ला गुल्ला करते तो शाइनी की माँ डंडा लेकर बाहर निकल आती। उसे देखकर सब शांत हो जाते थे। शाइनी उस माहौल में रहते हुए भी सुरक्षित थी। मज़दूर गरीब ज़रूर थे, लेकिन घर बार का मतलब समझते थे। यहाँ की ज़्यादातर लेबर बिहार की रहने वाली थी। ये लोग होली का त्यौहार मनाने 1 महीने के लिए अपने गांव चले जाते थे। इस बार भी वे सब होली मनाने परिवार सहित गांव चले गए। इमारत का काम लगभग बंद हो गया। रात में इमारत के कंपाउंड में सन्नाटा रहने लगा। शाइनी की अम्मा का रिश्ते नाते में कोई नहीं था। ठेकेदार ने काम बंदी के दौरान उसे इमारती सामान की चौकीदारी का काम दे दिया। शाइनी का दिन स्कूल में और सुबह शाम अपनी माँ के साथ कटते थे। उसे सूने कंपाउंड में बहुत डर लगता था। माँ को सूरज ढलने के बाद यदि बाजार जाना होता तो वह उसकी उंगली पकड़कर साथ में जाती। एक दिन शाम से ही बारिश हो रही थी। रसोई में आटा ख़त्म हो गया था। शाइनी लालटेन की रोशनी में पड़ रही थी। उसकी माँ बोली, बाहर बारिश हो रही है, मैं अभी आटा लेकर आती हूँ,
तुम यहीं रुको। माँ के कहने पर शाइनी कोठरी में ही रुक गई। लालटेन की बत्ती ऊंची करके उसने रोशनी तेज कर ली। शाइनी की अम्मा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बाहर निकल गई। कच्ची ईंट की कोठरी में कोई दरवाज़ा तो होता नहीं, बस इसकी जगह टाट का एक पर्दा पड़ा रहता है। ठेकेदारों को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। मजदूरों की सुविधा के लिए कोई भी खर्च उन्हें फिजूल लगता है। लाला की दुकान दूर थी। शाइनी की अम्मा अपना आटा नमक एक ही दुकान से लेती थी। रोज़ दुकान बदलने से उधार मिलने में दिक्कत होती थी। मज़दूर की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है। यदि 3 दिन तक उसे मजदूरी ना मिले तो उसकी जड़ें सूखने लगती हैं। इसके बाद लाला का उधार ही उसका जीवन आधार बनता है। शाइनी की अम्मा आटा, चाय की पत्ती और गुड़ खरीद कर वापस हो ली। बारिश से बचने के लिए वह अपने साथ प्लास्टिक की खाली बोरी लाई थी, जिसे मोड़कर उसने अपने सिर पर डाल रखा था। इससे बारिश से थोड़ी बचत हो रही थी। सिर पर हुड की तरह बोरी डालने से दाएं बाएं कम दिखाई देता है। जल्दबाजी में जैसे ही वह सड़क को पार करने लगी कि पीछे से आ रही एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर पड़ी और उसका सिर ज़ोर से नीचे टकराया। वह अचेत हो गई। मोटरसाइकिल वाला उसकी मदद करने की बजाय कायरों की तरह भाग गया। लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे सरकारी अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में आधी रात में उसे होश आया। उसने सबसे पहला सवाल शाइनी के बारे में किया। मेरी शाइनी कहाँ है? सिर की चोट गहरी थी। इसने उसकी याददाश्त पर असर डाला था। डॉक्टरों ने जब शाइनी के बारे में उससे जानकारी चाहिए तो वह बहुत कोशिश करके भी ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई। वह बहकी बहकी बातें करने लगी थी। महीने भर बाद जब शरीर के घाव भर गए तो अस्पताल से उसे छुट्टी मिल गई। अपनी आधी अधूरी याददाश्त के सहारे भटकती भटकती एक दिन वह उस इमारत पर पहुंच गई जहां वह काम करती थी। इमारत को देखते ही वह पहचान गई और भागकर अपनी कोठरी में पहुंची। अंदर उसका कुछ सामान बिखरा पड़ा था। शाइनी का बस्ता और बॉटल एक कोने में रखे थे, लेकिन शाइनी का कोई अता पता नहीं था। इमारत में फिर से काम शुरू हो गया था। मजदूर अपने काम पर लगे थे। हर ठिये पर महीने 2 महीने बाद मजदूरों के चेहरे बदल जाते हैं। इस बार भी होली के बाद मुकद्दम ने मजदूरों की दूसरी टोली रख ली थी। नए मजदूर उसे नहीं पहचानते थे। मुकद्दम को देखते ही वह बदहवास सी उसके पास पहुंची और उसे बस्ता दिखाकर शाइनी शाइनी बोलने लगी। इसके आगे वह और कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। शाइनी की अम्मा को अचानक इस हालत में पाकर मुकद्दम सन्न रह गया। उसे वह उसकी पुरानी कोठरी में लेकर आया। उसके लिए उसने खाना मंगाया। उसने सब कुछ जानने की भी उससे कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ शाइनी शाइनी की रट लगाए हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसने 1-2 निवाले खाए। पता नहीं वह कितने दिनों से भूखी थी। दिमागी चोट का असर उसकी ज़ुबान के एक हिस्से पर लकवे के रूप में पड़ा था। वह साफ साफ नहीं बोल पा रही थी। मुकद्दम उसे लेकर पुलिस स्टेशन गया और सारी बातें बताई। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि दुर्घटना वाली रात राशन वाले लाला जी ने करीब 8 बजे शाइनी को देखा था। उस रात वह अपनी माँ को तलाश करती हुई वहाँ पहुँची थी। लाला ने जब उसे बताया कि उसकी माँ तो 2 घंटे पहले ही दुकान से आटा नमक खरीद कर चली गई है, तो शाइनी दुकान से वापस चली गई थी। शाइनी को आखिरी बार लाला ने देखा था, फिर भी रात में उसे अकेला वापस जाने दिया था। पुलिस को शाइनी के बारे में इसके अलावा कोई सुराग नहीं मिला। उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज होकर रह गई। हज़ारों गुमशुदा मासूमों की फहरिस्त में शाइनी का नाम भी जुड़ गया। पुलिस ने अखबारों में इश्तहार छपवाए। शाइनी के स्कूल वालों ने भी अपनी मेधावी छात्रा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुकद्दम भी शाइनी की अर्धविकसित अम्मा को लिए हुए सारे अनाथ आश्रमों की खाक छान आया, किंतु शाइनी का कोई पता नहीं चला। वह ऐसे गायब हो गई थी मानो उसे ज़मीन निगल गई हो। मुकद्दम ने शाइनी की अम्मा को नारी संरक्षण गृह में रखने की भी कोशिश की, लेकिन वह गिड़गिड़ाने लगी। उसने अपनी आधी अधूरी बातों को इशारे से समझाया कि जब शाइनी वापस आएगी तो अपनी माँ को वह कैसे ढूंढेगी। मुकद्दम का दिल पसीज गया।
वह उसे वापस ले आया। मुकद्दम ने उसके खाने का एक ढाबे में इंतज़ाम कर दिया। उस दिन से शाइनी का बस्ता और पानी की बोतल उसकी अम्मा के गले की शोभा बन गए। बेटी की खोज में भटकती शाइनी की अम्मा इस इलाके में एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। जिसको भी उसकी कहानी मालूम पड़ती उसी का मन भर आता। उस काली रात को गुजरे हुए करीब 7 साल हो चुके थे, किंतु शाइनी की अम्मा आज भी उसका बस्ता बोतल लिए उसे ढूंढ रही थी। शाइनी से मिलने की आस में उसकी सांसें चल रही थीं। उसके उलझे बालों में समय से पहले सफ़ेदी आने लगी थी। शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। लोगों का सोचना था कि उस रात शाइनी किसी मानव अंग या देह व्यापार से जुड़े किसी गिरोह के हाथ लग गई थी। यदि शाइनी आज जीवित होती तो लगभग 17 बरस की होगी। यदि वह जिंदा होती तो क्या अपनी माँ की खबर लेने नहीं आती? केवल शाइनी की अम्मा को ही शाइनी की वापसी का भरोसा था। लोगों के कयासों की कोई सीमा नहीं थी। उस रात 10-11 साल की एक अकेली बच्ची के साथ कोई भी हादसा हो सकता था। ट्रैफिक सिपाही से शाइनी की अम्मा की दुख भरी दास्तान सुनकर मेरे मन में सवाल उठने लगे कि क्या हम इतने व्यस्त और स्वार्थी हो गए हैं कि रात में सड़क पर अपनी माँ को ढूंढती एक अकेली बच्ची को देखकर भी हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। बड़े बड़े ठेकेदार मजदूरों और उनके बच्चों के रहने शिक्षा के लिए कोई इंतज़ाम क्यों नहीं करते? उनका सारा ध्यान सिर्फ अपनी कमाई पर क्यों लगा रहता है? अगर हम अभी भी नहीं चेते तो ना जाने कितनी और शाइनियाँ विलुप्त होती रहेंगी। फिर हर चौराहे पर उनकी तलाश में भटकती एक शाइनी की अम्मा नज़र आएगी। अगले दिन मैं मुकद्दम से मिला। सब उसे रहीम भाई कहते थे। बातचीत से वे भले लगे। उन्होंने ही आज तक शाइनी की अम्मा को भरसक सहारा दिया था। मैंने उनसे कहा कि एक बार मुझे शाइनी की अम्मा से मिला दें। सुना है वह आपके सिवाय किसी और का भरोसा नहीं करती। उसका जिक्र आते ही रहीम भाई भावुक हो गए और बोले, जनाब पहली बार जब वह मासूम शाइनी की उंगली थामे मेरे ठिए पे मजदूरी मांगने आई थी तो बेहद खुश थी। उसके साथ हादसा होने के बाद लगभग पागल हालत में जब वह दोबारा मेरे पास आई तो उसकी हालत देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी जनाब। उसका कोई नहीं था। एक मैं ही था जो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानता था। बाकी के लिए तो वह अजनबी थी। मैंने पूछा, आपने उसे महिला अनाथालय में क्यों नहीं भर्ती करा दिया? वे बोले, जनाब उसे ठिकाना दिलाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आश्रम वाले बोले हम अपने यहाँ अनाथों को रखते हैं, पागलों को नहीं। उसे पागल खाना भेजने के लिए मेरा मन नहीं माना। उसे तो अपने तन बदन का भी होश नहीं था। आज तक उसने किसी का नुकसान भी नहीं किया था। बस सबको रोक रोक कर अपनी शाइनी के बारे में ज़रूर पूछती रहती थी। एक बार मैंने जी खड़ा करके इलाज के लिए उसे मानसिक अस्पताल भेजने की कोशिश की तो वह रोने लगी। वह इशारों और लड़खड़ाती जुबान से बोली कि इस बीच अगर उसकी शाइनी वापस आ गई तो माँ को ना पाकर वह फिर दूर चली जाएगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करता? रहीम भाई की बातों से मेरा मन भी भर आया था। मुझे लेकर वे शाइनी की अम्मा के पास चल दिए। इस वक्त शाइनी के स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी, अतः रोज़ाना की तरह वह शाइनी का इंतज़ार करती स्कूल के गेट के बाहर खड़ी थी। उसके गले में बस्ता और वाटर बॉटल टंगे थे। रहीम भाई को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी दर्शाते हुए हाथ के इशारे से उन्हें बताया, अभी स्कूल की घंटी नहीं बजी है और शाइनी अभी अंदर है। रहीम भाई ने उससे पूछा कि उसने खाना खाया। वह इशारे से बोली कि जब शाइनी की छुट्टी हो जाएगी तो माँ बेटी साथ साथ खाएंगी। हम दोनों में से किसी का भी साहस नहीं हुआ कि उसे सच्चाई बताकर उसकी ममता का गला घोंट दें, लेकिन हमें ये भी मालूम था कि छुट्टी होने पर जब एक एक करके सारी लड़कियां चली जाएंगी और उसकी शाइनी बाहर नहीं आएगी तो उस पर क्या बीतेगी। रहीम भाई ने मुंह पीछे करके अपनी आंखें पोंछीं और बोले, ये रोज़ यहाँ आती है और उसका इंतज़ार करती है। अंत में उसे जब बेटी नहीं दिखाई देती तो घंटों यहाँ बैठकर रोती है। जब रात होने लगेगी तब चौराहे पर वापस आकर ये फुटपाथ के किसी कोने में सो जाएगी। इसे घर ले जाने की भी मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन ये नहीं मानी। रहीम भाई के साथ मुझे देखकर उसने इशारे से पूछा,
कि ये कौन है। रहीम भाई बोले, ये मेरे अजीज़ दोस्त हैं और तुम्हारी शाइनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। शाइनी का नाम आते ही उसकी आंखें चमकने लगी। वह 2 कदम आगे बढ़कर मेरे पास आ गई और हाथ के इशारे से पूछा कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। मैं बोला, शाइनी के बस्ते में क्या क्या रखा है, ज़रा मुझे भी तो दिखाओ। यह सुनते ही वह पालथी मारकर वहीं बैठ गई और उसका बस्ता खोलकर दिखाने लगी। बस्ते में आज भी शाइनी की 6वीं क्लास की कापी किताबें रखी थी। छोटा सा खाने का एक डिब्बा भी रखा था। उसने बड़ी ललक से इसे खोलकर मुझे दिखाया। डिब्बे में 4 परत करके एक रोटी रखी हुई थी और उबले आलू का थोड़ा सा भरता था। उसने आंखें घुमाते हुए इशारे से बताया कि उसकी शाइनी को भरता बहुत पसंद है। भरते के साथ तो वह पूरी 2 रोटी खा जाती है। बोलते वक्त उसकी आंखों से ममता छलकी पड़ रही थी। उसने अपने मन में एक अलग ही दुनिया बना ली थी, जो हर रोज़ स्कूल की घंटी बजते ही उजड़ जाती थी। रहीम भाई ने बताया कि जिस ढाबे में इसके खाने का इंतज़ाम किया है, वहाँ ये खुद खाए ना खाए, लेकिन शाइनी के डिब्बे में रोटी भरता रोज़ रखवा लेती है। मन में करुणा अपने चरम पर थी, जिसे संभाल पाने में मैं अब असमर्थ था। रहीम भाई को एक किनारे लाकर मैं उनसे बोला, रहीम भाई, क्या शाइनी की अम्मा के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? वे बोले, जनाब, अगर कुछ करने की गुंजाइश होती तो क्या आज तक मैं नहीं कर देता। मैं हर तरह की कोशिश कर चुका हूँ। उस काली रात के एक्सीडेंट के बाद इसके लिए समय रुक गया है। ये जितनी उस वक्त शाइनी में डूबी थी, आज उससे भी कहीं ज़्यादा उसमें रमी है। उसकी सांसें बस शाइनी से मिलने की आस में चल रही हैं। मैं सोचता हूँ कि जब शाइनी को उसने अपने मन में ज़िंदा रखा है, तो मैं कौन होता हूँ जो उसकी उम्मीद को तोड़ दूँ। जब तक सांस है तब तक आस है। इसके बाद वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। रहीम भाई की बात में मुझे वज़न लगा। शाइनी की अम्मा ने एक मानसिक दुनिया बसा ली थी। मैं रहीम भाई के साथ लौटने लगा। इस समय भगवान से मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि अगर शाइनी उसके पास नहीं पहुंची है तो उसे उसकी अम्मा के पास भेजकर माँ बेटी का मिलन करा दे। यदि शाइनी उसकी छत्र छाया में पहुंच गई है तो उसकी अम्मा को अपने पास बुलाकर दोनों को मिला दे। भगवान, मैं स्कूल से थोड़ा दूर आ गया था। इसी समय स्कूल की घंटी सुनाई दी। मेरे दिमाग में शाइनी की माँ की छवि उतरी, जो इस वक्त गेट पर खड़ी बाहर आने वाली हर बच्ची के चेहरे में अपनी शाइनी को खोज रही होगी। मेरे मन में उन हज़ारों माँ बाप की पीड़ा भर गई, जिनके बच्चों की गुमशुदगी तो दर्ज हुई थी, लेकिन आज तक उनका कोई अता पता नहीं मिला था। पता नहीं किसी नर पिशाच ने उनको जीवित भी छोड़ा था या नहीं। वे आज भी अपने बच्चों की वापसी की आस में मर मर कर जी रहे थे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.